मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 9th में हिंदी विषय में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं श्री काका कालेलकर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ पढ़ा रही हूँ, जो कि एक संस्मरणात्मक निबंध है, जिसकी व्याख्या मैंने पिछले 4 खंडों में कर दी है। अब बचे हुए गद्यांशों की व्याख्या मैं इस 5वें खंड में करूँगी और फिर ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये श्री काका कालेलकर जी का चित्र है और ये पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और अब हम इनके पुनः एक बार संक्षिप्त जीवन परिचय पर आ जाते हैं श्री काका कालेलकर जी के, क्योंकि परीक्षा में 3 या 4 नंबर का आपका ये जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका पुनः पुनः अभ्यास हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। नाम काका कालेलकर और पूरा नाम और वास्तविक नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जन्म 1885, जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र, पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर, शिक्षा स्नातक और भाषा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और बांग्ला। और कार्य क्षेत्र क्या था बच्चों इन लोगों का? ये इन्होंने लेखन किया, अध्यापन किया, पत्रकारिता की और लेखन जो विधा थी वो इनका गद्य में इन्होंने अपना लेखनी चलाई है। और जिन विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई है गद्य में, वो निबंध है, आत्मकथा, यात्रावृत्त और संस्मरण है। संपादन इन्होंने राष्ट्रमत का भी किया और नवजीवन नामक, वो गांधी जी उसका संपादन करते थे, लेकिन जब जब गांधी जी जेल में चले जाते थे या वो अत्यधिक व्यस्त हो जाते थे तो उसके संपादन का कार्यभार काका कालेलकर जी ही करते थे। और किन किन महापुरुषों के प्रभाव में आया? जैसा कि हमने बताया कि अच्छी संगति जो है वो हमेशा हमें आगे की ओर ही ले जाती है, हमारे जीवन को अच्छाइयों से ही भर देती है। जैसा कि श्री काका कालेलकर जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। और अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं कि उन्होंने शुद्ध साहित्यिक और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। और ये जो शैलियाँ हैं विवरणात्मक हैं, विवेचनात्मक हैं, परिचयात्मक हैं, हास्य, व्यंग्य और आत्मकथात्मक शैली हैं, इनका इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इन शैलियों के बारे में हमने प्रथम खंड में विस्तार से बता दिया है। तो इनके किस गद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है मैंने विशेष में लिख दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आप स्वयं भी पूरे पाठ को पढ़ करके कोशिश करिएगा और यह देखिएगा कि कहाँ पर किन पंक्तियों को हम किस शैली के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर इन्हें पुरस्कार और सम्मान दिए गए, गांधी पुरस्कार तथा पद्म भूषण मिला और इनका निधन सन 1981 में हुआ। और साहित्य में स्थान, हिंदी भाषा के प्रचारक के रूप में इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है, विशिष्ट स्थान है। और इस तरह से अब ये इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद बच्चों हम ये निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के छायाचित्र पर आते हैं। आप इनको देखिए, इनको पहचानिए और अगर आप संभव हो सके तो जहाँ उत्तर पुस्तिका में आप ये कार्य कर रहे हो तो छोटे छोटे चित्र लेखक के या जिसके बारे में लेखक कह रहा है उनके आप अपने उत्तर पुस्तिका में अगर चिपकाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जब हम उन चित्रों को देखते हैं तो उन चरित्र से संबंधित, उन व्यक्तियों से संबंधित चारित्रिक विशेषताओं हमारे दिमाग में अपने आप आने लगती हैं। और जब इन अच्छी विशेषताओं से परिचित होते हैं, हमारे दिमाग में वो विशेषताएं आती हैं, तो उनका हम अनुगमन करने और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उन अच्छी बातों की तरफ स्वयं ही चलने लगते हैं और उन आदर्श और महान व्यक्तित्व का अनुकरण करने लगते हैं। और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का जन्म सन 1869 और उनकी मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई थी। अब हम आते हैं पाठ के मूल भाव में। किन विशेषताओं को लेकर के लेखक ने ये पाठ लिखा है कि एक तो ये संस्मरणात्मक निबंध है, गद्य की एक ये विधा हो गई, और फिर प्रस्तुत निबंध में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पातिव्रत्य धर्म, त्याग, सेवा परायणता जैसे महान उच्च गुणों पर प्रकाश डाला गया है। और भारतीय नारी का जो आदर्श है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसमें भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक एवं व्यवहारिक खड़ी बोली अपनाई गई है। और
शैली जो है वो व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक है, और साथ ही साथ जो साहित्य की सार्थकता होती है कि साहित्य में कुछ न कुछ शाश्वत सनातन सत्य संदेश अवश्य ही छुपा होता है जो कि उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। तो यहाँ पर आज की भारतीय नारियों को भी किन आदर्शों को अपनाना चाहिए, इसका भी हमें यहाँ पर दर्शन कराया गया है, और यह भी हमें यहाँ पर शिक्षा और संदेश दिया गया है। अब शब्दार्थ ये हमने लिख दिए हैं, पहले भी हमने लिख दिए थे, लेकिन फिर इसलिए लिख दिए कि जब आप इन शब्दार्थों को एक बार पढ़ोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको वो शब्द और अर्थ समझ में आ जाएंगे, जिससे गद्यांशों की व्याख्या करने में आपको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी शब्द संपदा भी बढ़ेगी, जो कि किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। अब बच्चों हम गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले वही जैसा कि हमने बताया है कि किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने के 4 चरण होते हैं। हम संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, और फिर हम उस गद्यांश की व्याख्या करते हैं, जिसमें उस गद्यांश में निहित विशेष भावों का हम विस्तार करते हैं, और उसका जो सार और मूल तत्व और जो अर्थ है वह हम लिख करके या बोल करके सबके सामने लाते हैं। फिर चौथा चरण विशेष का होता है, जिसमें उस गद्यांश की विशिष्ट बातों का उल्लेख करने के साथ ही साथ उसमें प्रयुक्त भाषा शैली और उससे संबंधित अगर अन्य जगह कोई ऐसी ही बात कही गई है तो उसका भी हम उल्लेख करके अपनी बात को पुष्ट और सशक्त करते हैं। तो ये किसी भी गद्यांश की व्याख्या के 4 चरण होते हैं। अब संदर्भ, जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि इसमें रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं, और फिर प्रसंग पर हम आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की तीव्र व प्रखर बुद्धि की समझ से हम सबको परिचित करा रहे हैं। जैसा कि जब इस पाठ के द्वितीय खंड में मैंने पहला गद्यांश पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कस्तूरबा ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी। वो इस तरह से, जैसे आजकल जो विद्यालयी व्यवस्था है, परीक्षा प्रणाली है, इस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। लेकिन एक घर में जो वातावरण होता है, कहते हैं कि माँ पहली गुरु है और परिवार प्रथम पाठशाला है, तो उनके माँ के अंदर जो श्रेष्ठ गुण थे, उन श्रेष्ठ गुणों को उन्होंने अपनाया, और क्योंकि वो प्रखर बुद्धि की थी, तीव्र बुद्धि की थी, समझदार थी, इसलिए अपने आसपास के वातावरण से जो भी अच्छी बातें थी, सारगर्भित बातें थी, श्रेष्ठ बातें थी, उनको उन्होंने समझा और अपने जीवन में उतारा। यहाँ पर लेखक इसी बात को यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना होते हुए भी, जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हम सभी प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, समझते ही हैं। तो ऐसी शिक्षा जो कस्तूरबा ने प्राप्त की थी, और उसके द्वारा उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाया और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया, और राष्ट्र माता के गौरवमय पद पर आसीन होने का गौरव पाया। तो इन सब बातों के बारे में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने हम सबको परिचित कराया है। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। वह भले ही अशिक्षित रही हो, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त ही कर लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ा था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बतावेंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्न मति से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। अब लेखक इसमें बता रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो अशिक्षित इस भाव से थी, इस संदर्भ में थी क्योंकि वह
किसी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने विद्यालय जाकर के अध्ययन नहीं किया था। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक ने इंगित किया है। लेकिन अगर किसी भी संस्था को चलाने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व लेने की महत्वाकांक्षा भी उनमें नहीं थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मुझे कोई बहुत बड़ा पद मिले, किसी मैं संस्था की अध्यक्ष हो जाऊं। महत्वाकांक्षा मतलब ऐसी उच्च इच्छा भले ही उनमें कभी नहीं थी। उनके अंदर पद लेने की, पद के पीछे भागने की, जो कुर्सी की लड़ाई है, यह भाव उनके अंदर कभी नहीं था। उनको चाहे छोटा काम दिया जाए, चाहे बड़ा काम दिया जाए, वह कार्य करने में विश्वास करती थी। और देश में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे एक जागरूक स्त्री थी, नारी थी, महिला थी, और इसके साथ ही साथ वो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग करती थी, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ती थी। तो इसलिए यह अति आवश्यक था कि देश को स्वाधीन करने के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या योजनाएं आ रही हैं, और हम किस तरह से अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं, और ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है या कैसे इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी सूक्ष्म छोटी से छोटी जानकारी वह प्रश्न पूछ करके, जो अपने आसपास के लोग थे उनसे प्रश्न पूछ करके अवश्य ही प्राप्त करती रहती थी। साथ ही साथ जो भी उन्होंने अध्ययन किया था, उस अध्ययन के आधार पर, उस भाषा ज्ञान के आधार पर वह जो अखबार, जो पत्र आते थे, उनको भी एक नज़र डालकर, मतलब सरसरी निगाह से देख करके, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वह विस्तार से पत्र पत्रिका कोई पढ़ें। सुबह से लेकर के शाम तक वो तो कर्मरत ही रहती थी। यहाँ पर लेखक इस बात के माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहता है, साथ ही साथ वह यह भी कहना चाहता है कि इतनी कर्मरत रहते हुए, व्यस्त रहते हुए भी उनके अंदर जिज्ञासा का तत्व था, और यही जिज्ञासा का तत्व व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति में सबसे अधिक सहायक होता है। वैसे भी जो जिज्ञासु विद्यार्थी होता है वह श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाता है, यह आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरह से उनके अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता का भाव भी था, और वह छोटी से छोटी बातें जानना भी चाहती थी। उनके पास जो साधन थे, उस साधनों का वह भरपूर उपयोग करके अपना ज्ञान वर्धन करती रहती थी। लेखक ने यहाँ पर यह बात स्पष्ट की है। और महात्मा जी जब जेल में थे, तब भी जब उन जेल में रहने के कारण उन संस्थाओं का अध्यक्षीय भाषण या शिक्षण सम्मेलनों का जो अध्यक्षीय भाषण जो गांधी जी को देना था, वो जेल में रहने के कारण वह तो दे नहीं सकते थे, तो उनके स्थान पर कस्तूरबा ने वह भाषण दिए। और लेखक ये बता रहा है कि उस सभा का अध्यक्ष होने के नाते क्या भाषण देना है, क्या बोलना है, क्या बात कहनी है, यह भले ही लेखक कह रहा है कि मैं लिख देता था, मुझे करना पड़ा, मतलब लेखक को करना पड़ता था। और मैंने उनसे कहा, मैंने मतलब लेखक ने, उनसे मतलब कस्तूरबा से कहा, मैं अपनी ओर से दलील मतलब कोई भी तर्क, युक्ति, बहस मैं अपने भाषण में नहीं लाऊंगा, जो आप कहोगे मैं वैसा का वैसा ही लिख दूंगा। क्योंकि लेखक जानता था कि कस्तूरबा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ रहने के कारण, और साथ ही साथ अपनी समझ के कारण क्या कहना है, इसकी ज़्यादा अच्छी जानकारी है बनस्पत कि मैं अपने विचार उनके ऊपर थोपूं और मैं जो कहूँ वह वो बोले। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लेखक जानते थे, और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर यह लेख लिखा है कि वो कितनी समझदार थी, और उन्हें परिस्थितियों की कितनी छोटी सी छोटी बातों की भी जानकारी थी, और राष्ट्रमाता होने के कारण अपने देश की जनता के मनोभावों से भी परिचित थी। तो कहाँ क्या बात कहनी है, क्या बोलना है, और किस तरह से स्वाधीनता संग्राम को आगे ले जाना है, वह अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए लेखक ये कह रहा है कि लेखक ने कहा कि मैं कोई भी तर्क आपके भाषण के लिए अपनी तरफ से नहीं दूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं लिख दूंगा, जो बताएंगी, जो कहेंगी, मैं वो ठीक ठाक भाषा में लिख दूंगा। क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कस्तूरबा का भाषा ज्ञान बहुत नहीं था, और लेखक कह रहा है कि हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। जो अच्छी भाषा में लेखक कस्तूरबा के द्वारा बताए गए विचारों और भावों को लिख देता था, और उसमें क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है वह ये बता देती थी। अच्छी भाषा में वो लेख लिख गया, वो भाषण लिख गया, लेकिन उस भाषण में से भी क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ये
कस्तूरबा लेखक को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देती थी, और जो वो स्पष्ट करती थी उसके पीछे दलीलें, मतलब उसके पीछे तर्क होता था, विवेक होता था, आधार रहित बातें वो नहीं लिखती थी। जिन बातों का कोई तर्क होता था, आधार होता था, उन बातों को वो अपने भाषण में रखती थी, और जो तर्क सम्मत नहीं होती थी उनको ना कह करके अपने भाषण से निकलवा देती थी। और लेखक कह रहा है उनकी ये शक्ति, उनकी ये ताकत, उनकी ये सूझबूझ देख करके चकित हो जाता था, विस्मित हो जाते थे लेखक। और अब लेखक ये बता रहा है कि अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना तो आसान है, किसी ने लिख दिया, लेकिन उस भाषण को सभा के सामने जा करके प्रस्तुत करना, सभा में इतने सारे लोग होते हैं, उनका सामना करना, और सामना करते हुए अपनी बात को सरल से सरल भाषा में कहना, और उसमें जो निहित भाव और विचार हैं वह लोगों तक संप्रेषित करना, उनको समझा देना, अपनी बातों से सहमत करा देना, जिससे उस सभा का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह पूर्ण हो जाए। यह कोई आसान नहीं होता, सरल नहीं होता, लेकिन कस्तूरबा गांधी में वह सूझबूझ थी, वह बुद्धिमत्ता थी, वह हमारे द्वारा लिखे गए भाषण को भी बहुत आसानी से लोगों तक संप्रेषित कर देती थी, और उसमें जो निहित संदेश और भाव है वह लोगों को समझाने में पूरी तरह सफल होती थी, और इसके लिए वह आसान से आसान शब्दों का प्रयोग भी कर लेती थी। और लेखक कह रहा है कि ये तो हो गया भाषण देना, लेकिन जब भाषण के सारांश पे अंतिम खंड में हम आते हैं, जिसमें उस पूरे भाषण का सार तत्व रहता है, और जो जनता के मनोभावों को या सुनने वाले के मनोभावों को बिल्कुल प्रभावित कर देता है, उनको बांध लेता है, और वही सार तत्व लेकर के ही लोग जो हैं वो आगे कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, वो बहुत ही कठिन होता है। और वह उसी समय जो चारों तरफ का वातावरण होता है, जो जनता के मनोभाव होते हैं, जो श्रोता का रुझान कैसा है, श्रोता क्या चाहता है, तो उस हिसाब से भाषण का अंत करना बहुत कठिन होता है। लेकिन कस्तूरबा इसमें भी बहुत सफल थी, और इसकी भी सूझबूझ और समझदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और जब उसका भाषण का उपसंहार मतलब समापन करना होता था, तो हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्न मति मतलब सूझबूझ, जो वातावरण और परिस्थिति को देख करके तुरंत हमें जो निर्णय लेना पड़ता है, और हमें जो अपने विचार और भाव व्यक्त करने पड़ते हैं, कार्य करना पड़ता है, वह प्रत्युत्पन्न मति के अंतर्गत आता है। तो कस्तूरबा ने, लेखक बता रहा है कि कस्तूरबा ने समापन के भाषण के समय भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उस भाषण को पूर्ण किया, प्रभावी बनाया, और उस भाषण को सफल सिद्ध कर दिया, क्योंकि वह जो बात कहना चाहती थी उससे श्रोता वर्ग या जनता वर्ग पूर्णतः सहमत होता दिखाई देता था। और इस तरह से उनके भाषणों में परिस्थिति की समझ, परिस्थिति मतलब क्या समय है, क्या विषय है ना, क्या लोग सुनने वाले चाहते हैं, तो उस परिस्थिति के अनुसार और कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खानदानी की महत्ता, जो उनके परिवार, जिस श्रेष्ठ परिवार से वो आई थी, और उस श्रेष्ठ परिवार के गुणों को, आदर्शों को जो उन्होंने अपनाया था, उसी कारण वह अपने भाषण का समापन इतनी अच्छी तरह से, श्रेष्ठ तरीके से कर पाती थी। लेखक यहाँ पर कस्तूरबा की इस विशेषता पर भी प्रकाश डाल रहा है, उत्कृष्टता मतलब श्रेष्ठता से। और इस तरह से वह अपनी सूझबूझ, अपना व्यवहारिक भाषा ज्ञान और अपने परिवार के संस्कारों के द्वारा अपने भाषण को परिपूर्ण और सफल बना देती थी। लेखक ने यहाँ पर यह कहना चाहा है, और इस तरह से कस्तूरबा की इन विशेषताओं को हमारे सामने लाया है। अब विशेष है, औपचारिक कागजी शिक्षा की अपेक्षा पारिवारिक वातावरण और परिस्थितियों से प्राप्त शिक्षा जीवनोपयोगी और सफलता साधक होती है। इसका वर्णन व्यवहारिक खड़ी बोली में व्याख्यात्मक शैली में किया गया है। और उपरोक्त गद्यांश का ये संदर्भ लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, बाक का अध्यक्षीय भाषण लिखने की जिम्मेदारी किसकी थी। अब हम अगले गद्यांश पर आते हैं, जिसमें संदर्भ वही होगा, रचना और रचनाकार का नाम। और ये प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर समयानुसार परिवर्तित स्त्री जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डाल रहे हैं, कि समय के अनुसार
जो हमारे एक महिला के, स्त्री के, नारी के जो आदर्श थे, जो प्राचीन काल में थे, जो मध्यकाल में रहे, जो आधुनिक युग में है और आगे भी रहेंगे, इनमें से कुछ आदर्श और कुछ गुण जो हैं वो शाश्वत हैं, श्रेष्ठ हैं। जैसे सहनशीलता, दया, त्याग, परोपकार, सेवा भावना, कर्मनिष्ठा आदि। और कुछ ऐसे आदर्श हैं जो और मूल्य हैं जो समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इन शाश्वत आदर्शों को लेकर के ही लेखक ये बताना चाहता है कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा अपने जीवन में आगे बढ़ी, और चाहे वो किसी भी समय की स्त्री हो, महिला हो, नारी हो, वह इन आदर्शों को अपना करके हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और अपने गौरवपूर्ण गरिमामय पद पर आसीन रहेगी। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह शिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इस पर से यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देशमान्य है, हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत है। अब आज के ज़माने में मतलब समसामयिक समय है ना, चाहे लेखक ने जब लिखा ये लेख और चाहे तब से लेकर के आज तक का समय और आने वाला समय भी, तो कोई भी समय हो तो वह आज के ज़माने से स्पष्ट होता है कि समसामयिक किसी भी समय स्त्री के जीवन के संबंध जो हैं और विशेष रूप से आजकल जो है स्त्री जीवन से संबंधित जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो चिंतन मनन है ना, श्रेष्ठ गुण है, वो भले ही बहुत परिवर्तित हो गए, काफ़ी बदल गए, मतलब बहुत परिवर्तित हो गए हैं। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई बालिका जो है वो विद्यालय नहीं जाएगी और पढ़ेगी नहीं, और इस तरह से औपचारिक शिक्षा ना प्राप्त करके भी राष्ट्रमाता के गरिमामय पद पर आसीन हो पाएगी और उसके अंदर इतने सारे गुण होंगे, श्रेष्ठता होंगे। हम समझते हैं सिर्फ विद्यालयी शिक्षा से ही हम श्रेष्ठ गुणों को अपना सकते हैं, है ना। तो अगर कोई बालिका पढ़ने नहीं जाती है और तो हम उसे क्या कहते हैं कि अरे वो तो अशिक्षित है, उसकी तरफ समाज इतना ध्यान नहीं देता है। तो इसी बात की ओर लेखक ने प्रकाश डाला है कि कस्तूरबा की तरह अगर किसी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है और वो, जैसा कि अभी इसके पहले के गद्यांश में हमने पढ़ाया था कि वो किसी भी संस्था का अध्यक्ष पद नहीं बनना चाहती, उनके अंदर कोई चाहत नहीं थी। चाहत थी तो सद्गुणों को अपनाने की और उसको अपने जीवन में उतारने की और सेवा, त्याग, परोपकार करने की और देश को स्वाधीन कराने की, हर स्त्री को अपना सम्मान दिलाने की और उसके अंदर अच्छे आदर्श भरने की इच्छा थी। लेकिन आज जो पद की, पैसे की या किसी उच्च पद प्राप्ति की जो इच्छाएं महिलाओं में उत्पन्न हो गई हैं, वो भले ही उनमें नहीं थी कस्तूरबा में, लेकिन फिर भी उनका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन कस्तूरबा का जीवन फिर भी यश से पूर्ण था और धन्य था। और आजकल की महिला अगर वो उस तरह से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करती है, किसी उच्च पद पर आसीन नहीं है, तो उस महिला को इस तरह का सम्मान या समाज इस तरह का सम्मानित दृष्टि से नहीं देखता है। लेकिन यह उचित नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उच्च पद पर आसीन हो और हमने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो। हम जीवन के समझ की जो शिक्षा है, जो अच्छे गुणों को ग्रहण और प्राप्त करने की शिक्षा है, अगर हम वो विद्यालय ना जा कर के भी अनौपचारिक तरीके से प्राप्त कर लेते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य उच्च पद प्राप्ति ना होकर के या कोई ऊंची इच्छा ना हो करके हम कोई सेवा और त्याग का व्रत धारण कर लेते हैं, कोई सत्कर्म में अपने को लगा देते हैं, तो उस तरह से भी हमारा जीवन जो है वो धन हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा और हम वास्तव में शिक्षित हो जाएंगे और हम धीरे धीरे हम यश के पात्र भी होंगे धीरे धीरे, क्योंकि सदकर्मों की सुगंध जो है वो एक जगह इकट्ठी नहीं रह पाती है, एक जगह सीमित नहीं रह पाती है, सदकर्मों की सुगंध फैलती ही जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे बिना महत्वाकांक्षा के भी सद लक्ष्य अपनाकर सत्कर्म करने से हमारी कीर्ति और यश, किसी की भी कीर्ति और यश, आज की महिलाओं की कीर्ति और यश फैलता ही जाएगा, प्रसरित होता ही जाएगा। तो लेकिन
अब लेखक कह रहा है ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब पूरे देश में, लेकिन अब लेखक ये कह रहा है कि भले ही वो महत्वाकांक्षी नहीं थी, भले ही वो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी, लेकिन जिन गुणों के कारण, अपने आंतरिक गुणों के कारण, श्रेष्ठता के कारण वह राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हुई, और जब उनका देहांत हुआ तो पूरे देश ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की और स्वयं स्फूर्त, मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदर से यह भाव उत्पन्न हुआ कि हम उनके लिए एक स्मारक, मतलब यादगार स्थल बनाएंगे उनका, क्योंकि वो राष्ट्रमाता थी और सच्चे अर्थों में राष्ट्रमाता थी, सच्चे अर्थों में देशभक्त थी। जैसा कि पाठ के द्वितीय खंड में भी जो पहला गद्यांश है उसमें लेखक ने कहा है कि वो राष्ट्रपिता की पत्नी होने के कारण ही राष्ट्रमाता नहीं थी, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों के कारण, सच्चाई, त्याग, सेवा, परोपकार आदि, कर्मनिष्ठा आदि आदि जितने अच्छे गुण हैं वह उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे, और उन्हीं गुणों से देश प्रभावित हुआ था, उन्हें राष्ट्रमाता की पदवी पर आसान किया था। तो देश की जनता को खुद ही लगा कि हमें अपनी राष्ट्रमाता के लिए एक यादगार स्थल बनाना चाहिए, और लेखक कह रहा है सहज इकट्ठी ना हो पाए, मतलब आसानी से हम इकट्ठा ना कर पाए इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी धनराशि देश की जनता ने उनका स्मारक, उनका यादगार स्थल बनाने के लिए एकत्रित कर ली। इस पर से यह सिद्ध होता है, अतः लेखक कहता है कि अच्छे गुणों की सफलता सिद्ध हो जाती है, मतलब सफल है, ये सिद्ध है, ये प्रमाणित है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श, जो हमने बार बार आपको गुण बताए, जिन गुणों से राष्ट्रमाता कस्तूरबा विभूषित थी, वो तब भी मान्य थे, आज भी मान्य हैं और आगे भी मान्य रहेंगे, और उन्हीं गुणों को अपनाकर ही व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो, व्यक्ति हो, महिला हो, वो आगे बढ़ सकती है, उनका महत्व कभी कम नहीं होगा। भले ही वह धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़े, पर निश्चय ही वह अपने श्रेष्ठ लक्ष्य और गंतव्य को प्राप्त कर लेगी। और इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति के जो आदर्श वाक्य हैं, सत्यमेव जयते, तेन तक तेन भुज्यता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, चरेवेति चरेवेति, या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता के आदर्श वाक्य हैं, जो हमारी संस्कृति के भी आदर्श वाक्य हैं, उनकी जड़ें, उनकी नींव अभी भी बहुत मजबूत हैं, और इन्हीं आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये आदर्श आज भी शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये शाश्वत सत्य और सनातन बातों के प्रतीक हैं। अब हम विशेष पर आते हैं। भारतीय संस्कृति के सनातन, शाश्वत, श्रेष्ठ, सर्वकालिक आदर्श को एक सूत्र में बांधने और सत्कर्म करने में प्रेरित करने में सदा सर्वदा समर्थ हैं। अब ये प्रश्न है, इन्हीं प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अब हम आगे के गद्यांश पर आते हैं। सबसे पहले संदर्भ, जिसमें रचना और रचनाकार का नाम, और फिर हम प्रसंग पर आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर ने अपनी पारिवारिक संस्कार और आदर्शों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। ये सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार के बल के कारण पातिव्रत्य को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोरों महात्मा जी के महात्म के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वातंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को और अधिक तेजस्वी बनाते हैं। देखिए भाषा, देखिए लेखक की शैली देखिए, और कस्तूरबा की विशेषताओं को उजागर करने के लिए उनका एक भाव देखिए, कितने सुंदर भावों में और कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने
राष्ट्रमाता कस्तूरबा की विशेषताओं को हम सबके सामने प्रकट किया है और हमें सोचने पर, चिंतन करने पर मजबूत कर देते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग के कि ये श्रेष्ठता, ये अच्छाई, ये महत्ता, ये गौरव कस्तूरबा में कहाँ से आया। जबकि जैसा कि वो कहते हैं कि वो अनपढ़ थी, वो अशिक्षित थी, लेकिन किस तरह से आया इसकी महत्ता यहाँ पर बताई गई है कि जो हमारे अंदर सुंदर संस्कार भरे जाते हैं, संस्कार जो हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, जब हम उसको परिष्कृत करते हैं, संशोधित करते हैं, परिमार्जित करते हैं और सद लक्ष्य, सद आदर्शों की ओर उनको उन्मुख करते हैं, तो वही भाव और विचार संस्कार हो करके हमारे अंदर जड़ जमा लेते हैं और फिर उन संस्कारों से व्यक्ति विरत नहीं होता है, उन संस्कारों से हटता नहीं है, बल्कि उन संस्कारों को अपना करके ही राष्ट्रमाता जैसे पद पर आसीन हो पाता है। लेखक यहाँ पर यह बता रहा है कि इन संस्कारों के बल पर ही, और वो संस्कार क्या है, अच्छाई के गुण है, श्रेष्ठता के आदर्श है, जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। तो उन श्रेष्ठ गुणों और आदर्शों को लेकर के उनको संशोधित, उनको परिवर्धित, उनको परिमार्जित, उनका समयानुकूल परिस्थिति अनुसार प्रयोग करके ही कस्तूरबा राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हो चुकी। और यह संस्कार हमें सबसे पहले परिवार से मिलते हैं। लेखक ने यहाँ पर यह भी इंगित किया है और वो कह रहा है कि शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया था। जैसे हम जाते हैं, हम लोग पुस्तकालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहाँ से कुछ नहीं लिया, बल्कि जो पहला जो जहाँ उन्होंने जन्म लिया उस घर परिवार से, फिर वो जिस समाज में निकली वहाँ के समाज से, फिर वो जो जहाँ देश में गई उस देश में जो उनका कार्य क्षेत्र था, वहाँ जो समाज था, वहीं से उन्होंने परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जो जो बातें सीखी, जो जो आदर्श लिए, जो जो मूल्य ग्रहण किए, उनको अपने जीवन में उतारा और वो आगे बढ़ती गई। और सचमुच वास्तव में तो आर मतलब श्रेष्ठ, आदर्श मतलब मूल्य को शोभा देने वाले, मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाले, वो जो परिवार के सद्गुण होते हैं। जैसे एक परिवार स्नेह के बंधन में बंधा होता है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं, एक दूसरे को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो यही जो भाव थे जो एक परिवार में होते हैं, परिवार के इन्हीं आदर्शों और भावों को उन्होंने देश की जनता रूपी परिवार में परिणत कर दिए। पूरे देश की जनता को एक परिवार माना और परिवार के जो ये आदर्श थे वो जन जन के लिए उन्होंने प्रेरणा स्वरूप अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत कर दिए। और इसीलिए लेखक कह रहा है कि असाधारण मतलब असामान्य मौका, देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये कोई साधारण अवसर नहीं था, ये एक बहुत ही असाधारण अवसर था। तो इस तरह के जब असाधारण मौके आए, जब गांधी जी जेल में थे, लेकिन फिर भी कस्तूरबा ने जो उनके द्वारा बताए गए कार्य थे उनको पूरा किया, अध्यक्षीय भाषण दिए, शिक्षण सम्मेलनों में गई, स्त्रियों को साफ सफाई की बातें बताई, स्वच्छता अभियान चलाया और जितना वो पढ़ी लिखी थी उस हिसाब से वह गाँव में जा कर के महिलाओं को पढ़ाती भी थी। तो ये जो कार्य थे ये कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण है। लेकिन ऐसे असाधारण अवसर पर भी असाधारण कसौटी मतलब परीक्षा आ पड़ते ही उन्हें स्वभाव से ही ये परिवार के आदर्श मिले थे और इन्हीं सद्गुणों को, इन्हीं अच्छाइयों का दायरा उन्होंने व्यापक किया, फैलाया। अब हृदय तो उदार था ही, लेकिन उन अच्छाइयों का दायरा उन्होंने बहुत बढ़ाया और उन्हीं के जोरों पर, उन्हीं की ताकत पर हर समय जीवन में सिद्धि मतलब सफलता हासिल मतलब प्राप्त की। और चाहे छोटे पैमाने पर हो, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में जो शुद्ध साधना, जो पवित्र साधना तपस्या की जाती है, उसका तेज लेखक कह रहा है कि उसका प्रकाश इस संसार में ही नहीं फैलता, बल्कि लोकोत्तरी इस संसार से परे जा करके भी उसका प्रकाश फैलता है। और वह चाहे कितना ही प्रसंग, बड़ा प्रसंग आ पड़े, चाहे कितनी भी बड़ी घटना आ जाए, लेकिन और व्यापक प्रमाण में, विस्तार की मात्रा में वह कसौटी हो, परीक्षा हो, लेकिन जो आचरणशील मनुष्य है, जो चरित्रवान व्यक्ति है, वह
उसके अंदर जो छोटी छोटी अच्छाइयाँ हैं सिर्फ उनका विस्तार कर लेता है, उनको दुगुना चौगुना कर लेता है। जितना बड़ा उसका कार्य क्षेत्र होता है वह उन अच्छाइयों को उतने ही बड़े कार्य क्षेत्र में फैला देता है और इस तरह से वो वास्तव में चरित्रवान और आचरणशील सिद्ध होता है। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि गुणाकार कर लेता है। जैसे हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 को 4 से करते हैं तो 16 हो जाता है। इस तरह वह छोटी से छोटी अच्छाइयाँ बड़े व्यापक कार्य क्षेत्र में फैल जाती हैं और वह चरित्रवान व्यक्ति अपनी अच्छी आदतों और स्वभाव के कारण अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। और यह उन्हें कहाँ से मिली? कस्तूरबा को। सती मतलब सत्यवादी कस्तूरबा, जो अपने पति का अनुगमन करती है सद्कार्यों में संस्कार के बल पर। जो हमने संस्कार बताया, अच्छे आदर्श, पातिव्रत, जो पति का सच्चाई से हृदय से अनुगमन करती है, कुटुंब वत्सलता, जो हमने प्यार, परिवार के सदस्यों में जो प्यार और स्नेह होता है, और तेजस्विता, जो उनके अंदर इन गुणों को अपनाने के कारण जो तेज था, जो ओज था, जो स्फूर्ति थी, जो कर्मरत रहने की उनकी प्रतिज्ञा थी, उसको चिपकाए रही, मतलब जीवन पर्यंत उसका पालन करती रही। और उसी के जोरों से और इसी के ताकत के बल के कारण वो, जैसे महात्मा जी थे राष्ट्रपिता, तो ये राष्ट्रमाता के पद पर, महात्मा पर मतलब बराबरी पर, महत्ता पर, और बराबरी मतलब समानता पर आ गई। और लेखक ये कह रहा है कि उनको राष्ट्रमाता स्वीकार करने में सभी धर्मों के लोगों ने, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश विविध धर्मी है, अनेकता में एकता है, ये हमारी विशेषता है। तो हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, सभी लोगों ने ये जो हमारा विशाल और वृहद देश है, अत्यंत निष्ठा के साथ, अत्यधिक प्रेम और विश्वास के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है, कस्तूरबा की आराधना करता है, मतलब उनके आदर्शों को मान्यता देता है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। इसमें धर्मगत, संप्रदायगत कोई भेदभाव नहीं रहता। और लेखक कह रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण, उनको याद करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बना लेते हैं। 15 अगस्त को अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले वो राष्ट्रपिता के कारण अगर हम आज़ाद हुए तो उसके पहले राष्ट्रमाता का स्थान आना चाहिए। और शिवरात्रि, शिव मतलब कल्याण, रात्रि मतलब रात, तो मतलब स्वतंत्रता के पहले की रात्रि को हम राष्ट्रमाता के बल पर या राष्ट्रमाता की यादगार के रूप में अपने लिए कल्याणकारी बना लेते हैं। और इस तरह से हम अपने तेजस्विता को, मतलब अपने चरित्र को, अपने आचरण को और अधिक आचरणशील और उच्च आचरण में परिवर्तित कर देते हैं। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि कस्तूरबा के द्वारा हम अपने को और अधिक विनम्र, आचरणशील और सदाचारी बना लेते हैं। अब हम विशेष पर आते हैं। कस्तूरबा का जीवन बा और राष्ट्रमाता के सच्चे अर्थ को साकार करता है और इस प्रकार बा सभी भारतीयों की बिना किसी भेदभाव के वात्सल्यमयी माँ सिद्ध हुई। साथ ही समस्त देशवासियों ने भी बा का महत्व सम्मान कर अपने को उनका सच्चा सपूत सिद्ध कर दिया। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली व विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न उत्तर है, अपनी उत्तर पुस्तिका में करिएगा। इसी प्रारूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षा व संदेश पर आते हैं कि माता गुरुतरा भूमि खाद पितोच्चर तथा, माता जो है वो भूमि से भी भारी है, गुरु है, श्रेष्ठ है, और पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। अतः हमें अपने जैविक माता पिता के साथ साथ आध्यात्मिक माता पिता का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह भी शिक्षा दे रहा है, और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि विश्व संस्कृति, जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का योद्धा था, विश्व विजेता था, उसने भी कहा था तुम मुझे 100 माता दो, मैं तो तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। माँ का स्थान बहुत ऊंचा है और फिर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का स्थान तो राष्ट्रमाता का है, तो उनका स्थान तो अत्यधिक उच्च है। उनके जीवन से हमें आदर्श लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। जो समस्या हो आप पूछ सकते हैं। और अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।